नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलोजी। हाल ही में आई नोटिफिकेशन एमपीपीएससी एफएसओ के लिए हम बात करेंगे इसमें उसी नोटिफिकेशन के बारे में। और जो नोटिफिकेशन आया था वो 31 दिसंबर 2024 को आया था। साल ख़त्म होने वाली थी और नए साल की शुरुआत में ही इन्होंने बहुत अच्छा नोटिफिकेशन दिया। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अभी आने वाले 6 महीने के अंदर आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम नहीं हैं और अभी आपका जो समय है वो इस ईयर के लिए जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ही आपको एक अच्छी प्लानिंग मिल जाती है, एक अच्छी नोटिफिकेशन मिल जाती है जिसकी सैलरी भी अच्छी है, जिसका रुतबा भी अच्छा है, जिसका पे स्केल भी अच्छा है और जो एक गैजेटेड पोस्ट है। तो इसमें जो सीटों का बंटवारा है वो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से किया गया है। और हम इस वीडियो में क्या क्या देख रहे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे सीट डिटेल्स कि अदर स्टेट के लिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितनी सीटें हैं। 28 सीटें आपको वहाँ पर दिख रही है, पर वो 28 सीटें आपके लिए नहीं हैं। दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि एमपीपीएससी का मैंने बहुत सर्च किया, देखा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहीं नहीं हैं और इसके वेबसाइट पे भी कहीं भी इससे रिलेटेड, एफएसओ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न नहीं दिया हुआ है। बट इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम लेती है तो वो एक पैटर्न डिसाइड किया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग प्लानिंग की कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर। अगर आपके पास परफेक्ट प्लानिंग नहीं है तो आप निश्चित रूप से फेल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी इस मामले में कि आप एक जगह अस्थिर होकर एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस पर आप फोकस करिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सीट डिटेल कि अदर स्टेट वालों के लिए कितनी सीटें हैं। देखिए, टोटल सीटें जो हैं वो 120 है। 120 सीट में आपके लिए कितना ओपन है। एमपी वालों के लिए तो इतनी सारी सीटें हैं, ये सारे एमपी वालों के लिए है। इसमें से आप देखिए, ये जो यूआर की सीटें हैं वो 28 है और एमपी में जो एससी हैं वहाँ के लिए 16 सीट है, एसटी के लिए 28 सीट है, ओबीसी के लिए 38 है, ईडब्ल्यूएस का जो है वो 10 सीट है। अब हमको ये समझना है कि ये जो यूआर का हमको सीट दिख रहा है, यूआर का जो ये सीट दिख रहा है 28, क्या ये 28 का 28 हमारा है या नहीं, इस बात को समझना है। देखिए, 28 सीट जो है यूआर का वो ओपन सीट है। किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर एग्ज़ाम होती है तो वो सेंटर के साथ जो अलायंस है गवर्नमेंट का, मतलब केंद्र और राज्य मिलकर जो सरकारें चलाती है, उसके तहत अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस की, तो उसमें आपका जो सीट है वो जो सेंट्रल पैटर्न है उसके हिसाब से आपका 50% सीट, 49.5%, 50.5%, 49.5% जो आपका है वो अंडर रिजर्व चला जाता है। 50.5% सीटें जो हैं वो अनरिजर्व होती है, जो कि ओपन होता है। ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग खुद का स्टेट। तो इसमें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है और इसको किस तरह से ग्रैब करना है। 28 सीटों में से 10 सीटें आप यहाँ पर देखिए, इसको कैसे कर्टेल किया गया है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या। यहाँ के जो मूल निवासी है उसके लिए जो फीमेल का रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पूरा काट कर हर एक कैटेगरी से दिया गया है। तो इसमें अगर एससी भी हैं तो उसकी भी सीटें कटी है, यूआर भी है तो उसकी भी सीटें कटी। इसमें महिलाओं का इतना सीट जो है वो रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में अगर 10 सीटें हैं तो 4 सीटें जो हैं वो फीमेल्स के लिए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी रिजर्व्ड सीट है वो तो ऑलरेडी एमपीपीएससी के लिए रिजर्व है, उसी में से, उस रिजर्व सीट में से महिलाओं के लिए इन्होंने ये सीट रिजर्व करके रखा है। अब यहाँ पर ये हमको समझना है कि ये जो यूआर का सीट है ये तो ओपन है और इसमें ऑल इंडिया के लोग आएंगे। तो यूआर की सीट जो ओपन है 28, इसमें ऑल इंडिया के लोग आएंगे। तो क्या ये 28 के 28 सीटें जो हैं वो अदर स्टेट वाले इस पर कैप्चर कर सकते हैं या इस पर अपने मेरिट के आधार से ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 सीटें जो इन्होंने किया है वो इन्होंने महिलाओं को दे दिया है। एमपी की जो महिलाएं हैं जनरल की, यूआर की, उनको इन्होंने 10 सीटें दे दी। किस में से? यही 28 में से। अगर आप ये टोटल सीट जोड़ेंगे तो यहीं पे आपका 120 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 सीटें उठाकर इन्होंने दे दिया तो बच गया कितना? 18। अब इसी में से एक सीट आपको उठा के दे रहा है ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक या सैनिकों हेतु आरक्षित पद, एक सीट इनको भी दे दिया। तो आपके पास बचा क्या? 17।
आप देखिए झारखंड में जब 27 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था एफएसओ का, तो उसमें टोटल 56 सीटें थी। अब 56 में से 22 सीटें जो थी वो जनरल की थी, यूआर की थी, जिसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं था। 22 पे 22 सीटों पे अदर स्टेट वाले फाइट कर सकते थे और कर क्या सकते थे, किए। अब यहाँ पर देखिए कि 28 सीटें आपको दिख तो रही है, इसमें से 10 सीटें इन्होंने दे दिया जनरल को, जो एमपी की महिलाएं हैं उनको दे दिया। तो एमपी के जो जनरल कैंडिडेट है फीमेल, उनके लिए ऑलरेडी इन्होंने 10 सीट रिजर्व कर दिया। कहने का मतलब है कि अदर स्टेट के अगर महिलाएं आती हैं तो ये 10 सीट पे नहीं आएंगी, वो अदर स्टेट की जो महिलाएं आएंगी, जो 17 सीटें हैं उसी में आएंगी। तो यहाँ की महिलाओं को इन्होंने सुरक्षित कर दिया। ये होते है स्टेट की पॉलिसी। ये होता है कि अपने स्टेट को मैक्सिमम सीट दिलवाना, अपने स्टेट के मैक्सिमम युवाओं को रोजगार देना, जितनी ज़्यादा हो सके उसमें से सीट काटकर हम अपने लोगों को दे रहे हैं। आप देखिए तो महज कितना, अगर इसका आप 10% लें, अगर 15% लें तो 12 6 18 सीटें हो रही, ऑलमोस्ट 14% के आसपास सीटें बाहर स्टेट को दिया जा रहा है। बाकी सारी सीटें जो हैं वो एमपी अपने पास रखेगी। ये होती है स्टेट की तेज़ तरार पॉलिसी कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले और सीटें ज़्यादा बाहर नहीं जाए। ऊपर से ये तो मैंने बस आपको ये गिनवाया है कि ये 17 सीटें जो आपकी हैं ये आपको ओपन है। क्या ये 17 की 17 सीटों पे अदर स्टेट वाले आएंगे? नहीं। यहाँ पे है इंटरव्यू 50 मार्क्स का। जहाँ पे भी इंटरव्यू 50 एंड एबव मार्क्स का रहे वहाँ पे इंटरव्यू बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये बात आपको समझना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो 6-7 महीने हैं वो मोर देन इनफ आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कंपटीशन आपका बहुत ही तगड़ा है। और एमपी बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, दुनिया भर के जितने भी डिग्री वाले एलिजिबल हैं मैक्सिमम कैंडिडेट आपको एमपी में मिलेंगे। तो ये 17 सीटों में से तो आप मानकर चलिए कि अदर स्टेट वालों को तो कम ही सीट मिलना है। मैक्सिमम वो ट्राई करेंगे कि हमारे स्टेट के बच्चे आएँ, क्योंकि हर एक स्टेट ये ट्राई करता है, हर एक स्टेट ये कोशिश करता है। यहाँ का मातृभाषा हिंदी है, इसलिए अदर स्टेट वाले जितने भी हिंदी भाषी हैं वो इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। नहीं तो यही कोई और स्टेट का होता, साउथ के किसी स्टेट का होता, वेस्ट बंगाल का होता, तो इसमें अपना लैंग्वेज डाल देते और अदर स्टेट वाले चले जाते अपने घर बादाम खाने। तो ये है पॉलिसी, इसी को कहते हैं स्टेट की अपनी पॉलिसी कि किस तरह से हमें नियम को भी फॉलो करना है और अपने बच्चों को रोज़गार भी देना है। ये हुई एक स्मार्ट पॉलिसी। तो आप ये सोच कर चलिए कि 17 सीटें हैं, 17 में से आप मानकर चलो कि यार आपको 7 सीट या 10 सीट, दोनों में से एक तरफ रहो, इस पे आपको फाइट करना है। तो आप सोच लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी तगड़ी होनी चाहिए। ये है सीट का डिटेल। बाकी सारी बातों पर कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, कितनी क्या है नहीं है, ये सारे लोगों ने चर्चा कर चुका है। बहुत पहले ये नोटिफिकेशन आया है, तो मैं इसलिए लेट से वीडियो बनाता हूँ कि इस पर थोड़ा सा एक प्लानिंग किया जा सके। चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें। देखिए हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था हॉर्टिकल्चर को लेकर, असिस्टेंट डायरेक्टर इन हॉर्टिकल्चर। तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो यही था और मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा वो यही मिलेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि यहाँ पे आपको सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा और 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, ये दोनों पेपर मिलाकर। तो 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस का क्या सिलेबस है वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। और 100 क्वेश्चन जो आपके होंगे, यहाँ पे उद्यानी से पूछा गया था, हॉर्टिकल्चर से पूछा गया था, और अगर एफएसओ का एग्ज़ाम होगा तो 100 क्वेश्चन जो होगा आपका फूड सब्सिडी से रिलेटेड होगा, जो कि फंक्शनल नॉलेज का पेपर होगा, वो होगा 100 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क्स का जो है यहाँ पे इंटरव्यू है और टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 500। ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इस पैटर्न पे आपको क्या करना चाहिए, पहले आपके स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये आपको समझना है। देखिए सेक्शन ए का जो सिलेबस है वो बड़ा ही वास्ट है। इस लिहाज से वास्ट है कि हो सकता है कि आप अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़े हों, और एमपी का जहाँ तक की बात किया जाए हिस्ट्री की, तो एमपी हिस्ट्री में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्टेट के मामले में आप देख ही रहे कि बहुत बड़ा स्टेट है, राजस्थान के बाद यूपी के बाद ये एमपी जो है आता है। तो इसका जो ज्योग्राफिक एरिया है और प्लस इसका जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको
पेपर 1 के लिए, पेपर 1 जो सेक्शन ए है, 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप इतना आसान नहीं समझ सकते हैं। झारखंड में जो पेपर हुआ था वो बहुत ही ईजी आप कह सकते हैं, इस लिहाज से ईजी कह सकते हैं कि सिर्फ टेक्निकल पेपर था, 2 पेपर था, ना मैथ, ना रीजनिंग, ना जीएस, ना फलाना, ना ढेकाना, कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, सीधा टेक्निकल पूछेंगे और दुनियादारी नहीं पूछेंगे। पर यहाँ पर जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इस पैटर्न में देखिए क्या है कि सेक्शन ए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारा कुछ जो है वो एमपी का पूछेंगे सबसे पहले। बाकी नेशनल इंटरनेशनल तो पूछेंगे ही, सबसे पहले आप एमपी की बात करें तो हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, ये 3 चीज़ें हैं। हिस्ट्री बहुत वास्ट है इसका, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, भारत की स्वतंत्रता में क्या इसकी योगदान रहा है, इस पे बात करेंगे। आर्ट है, आर्किटेक्चर है, कल्चर है, ये बहुत ही भास्ट है आपके लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है एमपी में। मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, ये ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ एमपी, इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर। मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी, कहने का मतलब है पूरा एमपी का जीके पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। जस्ट लाइक एमपी पीसीएस का जो पीटी होता है उसमें जितनी चीज़ें पढ़ी जाती है वो सारा कुछ है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ एमपी, ये हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की पूरी ज्योग्राफी पढ़िए। फॉरेस्ट पढ़िए, माउंटेन पढ़िए, रिवर्स ऑफ एमपी पढ़िए। तो ये अलग अलग टॉपिक ही है, फॉरेस्ट अलग है, माउंटेन अलग है, रिवर्स अलग है। फिर क्लाइमेट ऑफ एमपी पढ़िए, ये छोटा टॉपिक है। नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी, दुनिया भर की चीज़ें हैं वहाँ पे, कोयला खदान, ये वो सब पढ़ना है आपको। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, दोनों चीज़ें पढ़नी हैं। फिर मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी, एमपी में क्या पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत, क्योंकि एमपी देखिए बहुत ही डेवलपिंग स्टेट है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस लिहाज से पढ़ना है कि आपको करना है 17 सीटों पे फाइट। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते तो जो एमपी के हैं उनके लिए तो ये भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी वास्ट है। जो नहीं पढ़े हैं एमपी का, मान लीजिए जितने लोग इसमें एलिजिबल हैं वो सारे टेक्निकल वाले एलिजिबल हैं। अगर वो एमपी पीएससी की तैयारी नहीं किए होंगे, एमपी एसएससी की तैयारी नहीं किए होंगे, सचिवालय की तैयारी नहीं किए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एमपी पीएससी पढ़ना पड़ेगा। ये बात अलग है कि एमपी के बारे में उनको नॉलेज है तो वो जो पढ़ेंगे वो उनको थ्रू आउट समझ में आएगा। बट अदर स्टेट वालों को क्या होगा, थोड़ा रट्टाफिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पॉलिटी पूरा पढ़ना है। तो पॉलिटी आसान है, ऑल ओवर स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया का लगभग सिमिलर पैटर्न आपको मिलेगा। पंचायती राज इन एमपी, एमपी में क्या पंचायती राज है, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिलेंगे। कहीं पे 2 टियर सिस्टम है, कहीं 3 टियर सिस्टम है, वेस्ट बंगाल में 4 टियर सिस्टम है। तो इस तरह की सिस्टम है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको पॉलिटिक्स अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो अच्छे से आप पढ़िए उसको। अब इंडियन पॉलिटी लेकर बैठ जाइएगा लक्ष्मीकांत तो फिर आपका कहानी ख़त्म। उसके बाद डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ एमपी, एमपी का तो सेंसस पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी स्टेट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सेंसस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2011 का सेंसस पूरा आपको याद होना चाहिए, नेशनल भी और पर्टिकुलर उस स्टेट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी, एमपी का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। एमपी का जीके का बुक आप खरीदेंगे तब इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि इसको कैसे कवर करेंगे। इस वीडियो में बस हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और क्या आपकी प्लानिंग चलनी चाहिए। मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, एमपी में कैसे कैसे इंडस्ट्रीज है इसको देखना है। एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एमपी, ये देखिए बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं एमपी में। एग्रीकल्चर रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोटीन में तो सबसे आगे है भाई, प्रोटीन की जहाँ बात हुई, सोयाबीन, ये सब की जहाँ बात हुई, आप पहुँच जाओ एमपी। करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड कंट्री, ये सारी चीज़ें हैं। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी स्टेट, एमपी स्टेट क्या क्या स्कीम चलाए हैं लोगों के लिए। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज़ एंड प्लेसेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर भी पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स।
तो यहाँ पर जाके आपको सेक्शन ए का सिलेबस ख़त्म होता है। एक चीज़ आपको फोकस करना क्या है कि सिलेबस मैंने जो जितना भी रीड करवाया आपको सेक्शन ए का, तो ये सेक्शन ए का सिलेबस अभी तक कंफर्म किए नहीं है। हो सकता है कि इसके सिलेबस में कुछ बदलाव करें और नहीं भी करें, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है एमपी में, और तो इस लिहाज से ये एमपी को ज़रूर पूछेंगे। अदर स्टेट को छांटने के लिए ये एमपी का जीके ज़रूर पूछेंगे, तो ये तो पक्का रहना है जहाँ तक मेरे लिहाज से लगता है। फिर भी अगर थोड़े बहुत चेंजिंग हो सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। जब तक ये फाइनल सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न ये जारी नहीं करते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तो उस पर भी बढ़िया से चर्चा की जाएगी। तो जब भी ये आएगा तो हो सकता है कुछ चेंजेज हो, अगर नहीं हो तो भी ठीक है और हो तो भी ठीक है। तो इस लिहाज से हमें क्या करना है, देखिए आप सेक्शन बी को पहले कंप्लीट करिए। सेक्शन ए का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है और सेक्शन बी जो है इससे बहुत वास्ट है। अगर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो 3-4 महीने लगेगा। समझना इतना आसान नहीं है, चीज़ें याद नहीं होती है। आप पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, शुरू में तो पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज होंगे, पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, तो इस तरह कर करके आपको थोड़ा सा वो कंफर्म होगा आपका नॉलेज। तो इस तरह से आपको करना है। तो सेक्शन ए के बारे में तो अभी सोचना नहीं है। सेक्शन बी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। इसका सिलेबस एक एक जो टॉपिक है, जैसे इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉस एन ओवरव्यू, इस पे बहुत बड़ा, ये खुद में ही बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, पूरा एफएसएसआई एक्ट पढ़ना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ी सिलेबस है और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यही कवर करने में आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। एफएसएसआई का क्या रोल है, फंक्शन है, इनिशिएटिव है, जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये बहुत बड़ा फास्ट सिलेबस है। उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, और जितने भी नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज है फूड से रिलेटेड, सारे कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है, पूरा डीप है। इसको कभी डिटेल से देखेंगे और किसी वीडियो में सेक्शन बी का जो सिलेबस है पूरा अच्छा से डिस्कस करूंगा। इस पे जो मैंने टेस्ट सीरीज तैयार किया है उसमें आप देखिएगा ढेर सारे पीडीएफ हैं, क्वेश्चन है, लगभग 1,500 से 2,000 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका ढेर सारा टेस्ट है, तो सिलेबस बहुत लंबा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्टार्ट कैसे करिए, इस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ डिस्कस करने के बाद सी डिटेल हमने देखा, सेक्शन ए हमने देखा, सेक्शन बी हमने देखा। शॉर्टली मैंने सेक्शन बी को इसलिए बताया कि वो सिलेबस बहुत लंबा है। उस वीडियो को अगर डिस्कस करने जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। सुनने में बस लगता है कि यार इतना चीज़ें तो पढ़ना है, जब आप उसको पार्टिकुलरली पढ़ने जाओगे तो बहुत वास्ट है, टाइम लगेगा। अब आपके पास प्लानिंग क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेप 1 आप क्या करेंगे, सेक्शन बी को कंप्लीट करिए। ठीक है, परचेज ऑथेंटिक बुक्स, लक्ष्मीकांत और सुबह लक्ष्मी, ये सब की जो बुकें हैं, जो बुक्स हैं, ये सब खरीदिए और थ्रोली उसको पढ़िए। फिर मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप कितनों भी पढ़ लें, वहाँ पे आप मिस्टेक करके आते हो, तो इसको प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो आप 2x में या 1.5x में करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है। बार बार वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रैक्टिस करिए, आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इस बात को तो सीरियस आपको लेना ही पड़ेगा कि आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। यार अगर अभी से आप नहीं करते हो तो आप विश्वास नहीं मानोगे, 2024 कैसे पार हो गया ये पता नहीं चला। मई में एग्ज़ाम हुआ था झारखंड एफएसओ का, उसके बाद रिजल्ट का वेट करते करते लोगों का पूरा साल पार हो गया और ये साल भी पार हो जाएगा। अभी तक तो चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो लापरवाही का नतीजा आपको अमिताभ बच्चन के हिसाब से भुगतना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं हम। तो सेक्शन बी हम इसलिए कंप्लीट करने बोल रहे हैं पहले, क्योंकि सेक्शन ए का भी कोई ठिकाना नहीं है और सेक्शन बी आपको टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, 1 से 2 महीना 3 महीना लगेगा, तब तक सेक्शन ए का सिलेबस आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पैटर्न आ जाएगा उसके बाद आप इतना तो फिक्स है कि सेक्शन बी आपको पूछना ही है। टेक्निकल पेपर है, उसमें जो एफएसआई से रिलेटेड जो मैंने अभी जस्ट डिक्टेट कराया जो सिलेबस, वो तो आपको पढ़ना ही है, एनी हाउ पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या है, कंप्लीट सेक्शन बी नहीं सेक्शन ए, यहाँ पे ए होगा। कंप्लीट करें सेक्शन ए को, तो सेक्शन ए को आप बाद में कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको ये करना है, ये बहुत ज़रूरी है
क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज है और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपी के बारे में नहीं जान रहे हैं तो अभी चिंता मत करिए, आप सबसे पहले इसको कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करते करते आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ने का लय बढ़ जाएगा। तो सारी चीज़ होने के बाद आप सेक्शन ए भी आराम से पढ़ लोगे। 50 क्वेश्चंस का जो है 150 मार्क्स का, उसको भी आप पढ़ लोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एमपीपीएससी का जो बुक्स आते हैं एमपी के लिए, वो मैं वीडियो में बताऊंगा कौन सा बुक्स आपको खरीदना है एमपी के लिए। तो ये परचेज करें आप, ऑथेंटिक बुक उसका भी परचेज करना है, मॉक प्रैक्टिस करना है एमपी के लिए जो डिफरेंट टेस्ट्स आते हैं वो। और नहीं तो अगर मैं टेस्ट सीरीज इसको प्रिपेयर करता हूँ तो एमपी के भी क्वेश्चन दूंगा, आपको पूरा सेट बना के दूंगा जेन्युइन प्राइस पे। आप हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें, रोहिलॉजी हमारा ऐप है, रोहिलॉजी के नाम से, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है रोहिलॉजी के नाम से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हरगिज़ कोशिश करिए कि सबसे पहले सेक्शन बी को कंप्लीट करिए, टेक्निकल पेपर को कंप्लीट करिए, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है। और शुरू में आप इजी टॉपिक्स पढ़िएगा, सबसे पहले एफएसएसआई को पढ़िए, उसके एक्ट को पढ़िए 2006 वाला। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आप लय में आइएगा, उसमें घुसिएगा और आपका एक पेस बन जाएगा, तो आपको कंप्लीट करने में सुविधा होगी। ये है मेरा मकसद। और विश्वास मानिए कि अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं, खुद को सीरियसली लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी आपके पास रिसेंट में कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो खुद को सीरियसली लेकर चलते हैं और इस तरह से तैयारी करते हैं तो चांसेस आपके बनते हैं, फुल चांसेस बनते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। बाय बाय।